Assalamu alaikum, students. I hope you all are fine and good at home. Um, इस सेशन के अंदर हम जो है वो आपका एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है। लास्ट सेशन के अंदर हमने जो है वो बेसिक्स के ऊपर बात करी थी, ठीक है जी, जिस बेसिक कॉस्ट की टर्म्स पे बात करी थी कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्टिंग क्या चीज़ होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है जी, जो कि हम अपने फर्स्ट सेशन में भी कर चुके थे, ठीक है जी, जब आपकी फिजिकल क्लासेस जो थी वो ऑन गो थी। अच्छा, और उसके बाद फिर हम जो जब कंक्लूड किया था आकर, तो कंक्लूड करने के अंदर जो है वो कुछ सिचुएशन इस तरह की थी कि हमने जो है वो लास्ट चीज़ आपको आके बताई थी ये कि आपके पास जो है वो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो होते हैं, जो आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच होते हैं, जब ये मिलते हैं तो ये बन जाती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो है वो ये सिलसिला चलता है, ठीक है। ये तीनों चीजें मिलकर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनाती हैं। अगर आपकी चीज जो है वो पहले से ही आपकी ऑन गो है तो कुछ चीजें आपके पास जो है वो बिगनिंग पे भी अवेलेबल होंगी, तो वो कहलाती हैं आपकी वर्क इन प्रोसेस एट स्टार्ट। और ये जब तीनों चीजें मिलती हैं आपकी तो ये भी आपकी वर्क इन प्रोसेस में जाके ऐड अप हो जाती हैं। तो वर्क इन प्रोसेस एट स्टार्ट और ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जब मिलते हैं तो ये बन जाते हैं आपके टोटल वर्क इन प्रोसेस। आफ्टर टोटल वर्क इन प्रोसेस, ठीक है जी, जो रिमेनिंग वर्क होता है आपका, जो इनकम्प्लीट होता है, वो रह जाता है आपका वर्क इन प्रोसेस एट एंड के अंदर। और इसके बाद जो आपकी वैल्यूज होती हैं वो ट्रांसफर हो जाती है फिनिश गुड्स के अंदर। जब आपकी फिनिश गुड्स में चीजें ट्रांसफर होती हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है, आपके पास अगर कुछ चीजें पहले से तैयार हैं तो वो आपकी फिनिश गुड्स स्टार्ट कहलाती हैं, और ये वाली फिनिश गुड्स में मिलकर टोटल फिनिश गुड्स बन जाते हैं। और जो फिनिश गुड्स बिक जाती हैं आपकी, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो रिमेनिंग होती है वो फिनिश गुड्स एट एंड में चली जाती है, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं उससे आप सेल्स लेस करते हैं, और सेल्स में से लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं अपना, कि क्या आपको फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट मिल जाता है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जो कॉस्टिंग के टॉपिक्स हैं वो आपस में काफी जो है वो रिलेटेड है। तो अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि जो एक टॉपिक है उसके अंदर जो दूसरा पार्ट है, दूसरे टॉपिक का वाला पार्ट है, वो दोनों सिमिलर सिमिलर लग रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो आपस में आपको लगते सिमिलर हैं, बट जो उनकी कैलकुलेशंस हैं, जो उनकी वर्किंग्स हैं, वो क्या होती हैं, अलग अलग। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है अपने नाम से आपको समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर जॉब के ऊपर अगर हम जो है वो कॉस्टिंग करें तो उसको हम कहते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। अब मिसाल के तौर पे अगर हम एग्जांपल ले लें, एक आपके पास एक फर्नीचर मार्केट के अंदर या एक फर्नीचर जो है वो इंडस्ट्री है या एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है। अगर हम उस फर्नीचर बनाने वाली कंपनी को, उसकी एक रेगुलर प्रोडक्शन चलती रहती हो, अगर हम उसको कोई पर्टिकुलर काम दे दें, ठीक है जी, कि इतनी टेबल्स इस डिजाइन की हमने बनानी है, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी एक पर्टिकुलर जॉब कहलाएगी। और उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड उसका मटेरियल, उसका लेबर, उसका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, वो कैलकुलेशन जो होगी वो आपके पास क्या होगी, वो आपकी कैलकुलेशन जो है वो कहलाती है आपकी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। तो उसकी जनरल प्रोडक्शन है, ठीक है जी, उससे हमारा कंसर्न नहीं है। हम जो उसको पर्टिकुलर जॉब दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर जॉब की जो कॉस्टिंग होगी वो कहलाएगी आपकी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। सेम एज कि अगर कोई जो है वो टेक्सटाइल की कंपनी है, ठीक है जी, जो कि टेक्सटाइल के अंदर जो है वो आपका क्लोथिंग के अंदर काम करती है, उस क्लोथिंग कंपनी को, क्लोथिंग बनाने वाली कंपनी को अगर हम कोई पर्टिकुलर जॉब दे दें, ठीक है जी, कि हमें इस स्टाइल के अंदर जो है वो हमें सूटिंग्स चाहिए, या हमें फला पर्टिकुलर कलर की जो है वो इतनी क्वांटिटी के अंदर शर्ट्स चाहिए, तो ये क्या होगी, उनकी रेगुलर प्रोडक्शन से हटकर एक पर्टिकुलर उनका एक जॉब आ जाएगी। जब उनकी पर्टिकुलर जॉब आ जाएगी तो वहाँ आपकी जो कॉस्टिंग हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ये आपका जो है वो क्या है, एक बेसिक सिलसिला है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का। और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को सॉल्व करने के लिए, यानी जो इसका सवाल आपका पेपर में आता है, ठीक है जी, इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसकी जनरल एंट्रीज मालूम होनी चाहिए। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन आपके पास पेपर में आता है उसके अंदर आपको जनरल एंट्रीज जो है ना बनानी होती हैं। तो इस सेशन के अंदर हम आपको डिस्क्रिप्टिवली तमाम एंट्रीज का ओवरव्यू कर देंगे,
ताकि जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, हम इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो आपको इसकी एंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम ना हो, आप इसकी एंट्रीज से जो है वो फुल्ली अवेयर हो। और इसलिए हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड जो है वो एंट्रीज का एक फॉर्मेट बनाकर जो है वो इस सेशन के अंदर जो है वो हमने आपको एक्सप्लेन करना है। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एंट्रीज, ठीक है जी, हम एंट्रीज की तरफ मूव करते हैं और अब हम आते हैं अपनी एंट्रीज के ऊपर, ठीक है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की जो एंट्रीज हैं, कुछ जनरलाइज एंट्रीज हैं वो, ठीक है जी, जो कि आपके पास क्या होते हैं, जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो आपको ट्रांजैक्शंस अवेलेबल होती हैं, उनको देखते हुए आपने क्या करना होता है, उनको देखते हुए आपने एंट्रीज जो है वो पास करनी होती है। इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन जो है वो बहुत माइनर होती है, ठीक है जी, मतलब समझ में आपके ना होने के बनाकर कुछ जो है वो परसेंटेज दी होती है, उस परसेंटेज को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी, दैट्स इट। इसके अलावा बस प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो जाएगी, एंट्रीज के अंदर जो अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, दैट्स इट। मेजर कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर जो सवाल के अंदर आपका सॉल्यूशन फोकस होता है वो होता है आपका, आपकी एंट्रीज बेस करके होती है। आपको ट्रांजैक्शंस गिवन होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस की बेसिस के ऊपर आप क्या कर रहे होते हैं, अपनी एंट्रीज को पास आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की जनरल एंट्रीज के ऊपर। जनरल एंट्रीज में क्या आता है आपके पास, नंबर 1 आपके पास जो ट्रांजैक्शन मिलती है आपको वो होती है मटेरियल परचेज। जब हम कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो मटेरियल उसके लिए रिक्वायरमेंट है आपका, कोई भी चीज अगर आप बनाएंगे तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी क्या है, दैट इज द मटेरियल रिक्वायरमेंट। तो मटेरियल आपके पास जो परचेज किया जाता है, मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट होगा या ऑन कैश होगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी आपके पास, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी आपके पास कि मटेरियल आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और अगर कैश परचेज होगी तो कैश क्रेडिट होगा, ठीक है जी, और अगर आपकी जो है वो क्रेडिट परचेज होगी तो आपका अकाउंट पेबल जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सिमिलर एंट्री है जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है जी। जब मटेरियल या मर्चेंडाइज आप परचेज करते थे तो उसकी एंट्री यही होती है कि वहाँ पे आपने मर्चेंडाइज यूज करते थे, यहाँ पे आप जो है वो लफ्ज मटेरियल का यूज करें। और सेम एज आपके पास जो क्रेडिट में जाएगी चीज वो क्या होगी आपके पास, दैट इज कैश या अकाउंट पेबल। अगर कैश परचेज होगी तो आपकी कैश क्रेडिट हो जाएगा, और अगर आपका अकाउंट पेबल यानी क्रेडिट परचेज होगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। देन आपके पास जो मटेरियल आपने परचेज किया, जरूरी नहीं कि वो सारा का सारा ही अप टू मार्क आपको मिल जाए। कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास मटेरियल ऐसा आ जाता है कि उसमें टोटल मटेरियल जो होता है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता, कुछ चीजें स्पॉइल्ड आ जाती हैं, या कोई चीजें जो है वो खराब आ जाती हैं, या कोई चीजें जो है वो चीजें मटेरियल में आ जाती हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड फेज के अंदर अगर कोई चीज हमारे पास ऐसी आ जाए कि जो हमें यूज नहीं करनी, तो वो हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। अब यहाँ नॉर्मली सिचुएशन क्या होती है कि कैश परचेजिंग जब भी की जाती है तो कैश परचेजिंग के अंदर जो है ये मटेरियल रिटर्न जो है वो इतना देखने में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब हम कैश परचेजिंग करते हैं, ये आप इसको जो है वो जनरली भी दिमाग में रखें अपने, जब भी हम किसी चीज की कैश परचेजिंग करते हैं तो कैश परचेजिंग के अंदर हम अपनी ही चीज जो खरीद रहे होते हैं, जिसको हम पे कर रहे हैं, तो हम बहुत सेलेक्टिव होके हम सिर्फ वो चीजें परचेज कर रहे होते हैं कि जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है या जो हमारी नीड है, या जो मटेरियल हमारे प्रोडक्शन यानी हमारी जॉब के लिए फुलफिल करेगा हमारी रिक्वायरमेंट। तो हम बहुत सेलेक्टिव होके जो है वो कैश पे परचेजिंग कर रहे होते हैं। तो कैश परचेजिंग के ऊपर जो है वो क्या होता है, आपके पास रिटर्न का चांस जो है वो बहुत कम होता है, बहुत कम चांसेस होता है कि आपके पास जो है वो कैश परचेजिंग में रिटर्न। ज्यादातर क्या होता है आपके पास कि जब हम ऑन अकाउंट यानी क्रेडिट पे आप कोई मटेरियल खरीदते हैं, तो क्रेडिट पे मटेरियल लेते हैं तो उसके अंदर जो है वो टाइम मिल जाता है आपको, 1 महीना 2 महीने के बाद आपने जो है उसको पे करना होता है कम्प्लीटली। तो जो सप्लायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी कभी कभी जो है वो ऐड अप कर देते हैं कि जो आपकी नीड नहीं होती, या वो चीजें ऐड कर देते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि वो ऑन क्रेडिट होती हैं यानी उधार पे होती हैं, तो इजीली वो जो है वो हम क्या करते हैं, उसको हम रिटर्न की फेज में डाल देते हैं। तो जब ऐसा कोई मटेरियल हमारे पास आ जाता है कि जिसके अंदर जो चीज हमें नहीं है रिक्वायर्ड, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए उसको रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न की एंट्री क्या हो जाएगी,
पेबल जब क्रिएट हुआ था तो क्रेडिट हुआ था, जब पेबल से यानी उधार वाली जो आपकी परचेजिंग थी उससे यानी क्रेडिट परचेज से जो है वो आप मटेरियल रिटर्न करेंगे तो आपका क्रेडिट कम हो जाएगा। तो अकाउंट पेबल हमारे पास क्या होगा, सेकंड एंट्री के अंदर रिकॉर्डिंग के अंदर डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी। और मटेरियल रिटर्न जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जो मटेरियल आया था वो डेबिट था, और जब मटेरियल रिटर्न होगा तो मटेरियल हम क्या कर देंगे, हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे। ये सिचुएशन कब होगी, जब हमारे पास जो है वो मटेरियल रिटर्न पे जा रहा होगा, ठीक है। फिर आपके पास थर्ड एंट्री क्या होती है कि जब हम मटेरियल परचेज कर देते हैं तो प्रोडक्शन जो होती है, जहाँ पे प्रोडक्शन वाला आपका जो फेज होता है, वहाँ आपका जो काम करने वाला तबका होता है वो आपको क्या करता है, यानी फैक्ट्री में जो लोग होते हैं वो आपसे मटेरियल रिक्वायरमेंट देते हैं, आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट देते हैं, और वो फिर कहते हैं कि हमें मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन के लिए। तो आपको इसकी जो ट्रांजेक्शन मिलेगी, वो ट्रांजेक्शन क्या मिलेगी आपको, इसकी ट्रांजेक्शन आपको मिल जाएगी, दैट इज मटेरियल रिक्विजिशन फॉर प्रोडक्शन। यहाँ आपके पास जो सवाल लिखा हुआ होगा उसके अंदर लिखा हुआ होगा मटेरियल रिक्विजिशन फॉर प्रोडक्शन, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेंशन किया होगा। फर्स्ट सेशन के अंदर हमने बताया था आपको कि जो आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है मटेरियल का, वो दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक डायरेक्ट मटेरियल होता है और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है कि जिसके बगैर आपकी प्रोडक्ट ही नहीं बन सकती, और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, आपके पास जो छोटी छोटी चीजें उसके अंदर यूज हो रही हैं वो इनडायरेक्ट मटेरियल में काउंट की जाती है। तो वो जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है उसको हम डालते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के अंदर, जिसे हम आम जबान में फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, ठीक है जी। तो प्रोडक्शन वाले क्या करते हैं, मटेरियल रिक्विजिशन देते हैं। मटेरियल रिक्विजिशन का मतलब क्या है कि वो अपनी प्रोडक्शन के लिए मटेरियल मांगते हैं, ठीक है। अब इसका एक फेज होता है पूरा कि आपका कोई स्टोर रूम है, वहां पे क्या होगी, आपकी मटेरियल रिक्विजिशन आएगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, और उसमें लिखा हुआ होगा क्या कि हमें जो है वो डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है जी, इतना चाहिए, और इनडायरेक्ट मटेरियल इतना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल कोट की थी आपको कि एक फर्नीचर कंपनी है, ठीक है जी, और उसको हमने कोई पर्टिकुलर फर्नीचर बनाने के लिए दे दिया, तो जहां आपका स्टोर होगा, ठीक है जी, वहां पे क्या होगी, मटेरियल रिक्विजिशन जाएगी। मटेरियल रिक्विजिशन कैसे जाती है आपके पास, मटेरियल रिक्विजिशन जाती है कि हमें जो है वो लकड़ी जो होती है आपके पास फर्नीचर में जो यूज होती है, मेन जो आपका मटेरियल है लकड़ी है। लकड़ी जो है वो केजी में यूज होती है, ठीक है जी, और आपके पास उसके लिए फिर कीले हैं, ग्लू है, ठीक है जी, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपके फर्नीचर के अंदर, पॉलिश है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो कि हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल में काउंट होती है। तो वो क्या होती है, आपके पास प्रोडक्शन वाले जो है वो आपकी मटेरियल की रिक्विजिशन भेजते हैं। मटेरियल का जो रिकॉर्ड होता है वो आपके स्टोर रूम के अंदर होता है, ठीक है जी। तो आपके पास आपके स्टोर रूम को जो है वो आपके पास रिक्वेस्ट आती है कि प्रोडक्शन के अंदर जो है वो मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो मटेरियल रिक्विजिशन कहा जाता है उसे। मटेरियल रिक्विजिशन के अंदर उसने कहा कि भाई हमें जो है वो ये मटेरियल चाहिए, ठीक है जी, डायरेक्ट, और इतना जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल चाहिए। उसकी अमाउंट जो होती है वो आपके सवाल के अंदर जो ट्रांजेक्शन होगी उसके अंदर मेंशन होगी कि मटेरियल रिक्विजिशन फॉर प्रोडक्शन, ठीक है जी, डायरेक्ट जो है वो है 80,000 और इनडायरेक्ट जो है वो 20,000। तो हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल का बनता है, डायरेक्ट मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं टर्म वर्क इन प्रोसेस की। जब भी हम डायरेक्ट मटेरियल को यूज करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे। यानी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि जब मटेरियल, लेबर और एफओएच मिलते हैं तो वो आपको बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी वो बन जाते हैं आपका वर्क इन प्रोसेस। तीनों चीजें मिलती हैं तो वर्क इन प्रोसेस में आ जाती है, यानी आपका काम इन प्रोसेस में आ गया, ठीक है। देन उसके बाद उसमें जो है वो पुराना वाला काम अगर ऐड हो जाए तो वो वर्क इन प्रोसेस स्टार्ट कहलाता है, और जो स्टिल इनकम्प्लीट रहता है वो वर्क इन प्रोसेस एट एंड कहलाता है। तो जब भी हम डायरेक्ट मटेरियल को रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे लफ्ज दैट इज वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस यूज करेगा। आगे जो ये डायरेक्ट मटेरियल ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये आपकी सहूलत के लिए लिखा हुआ है ताकि आपको याद रहे, मतलब आप जब याद करें तो उसको हमेशा याद रखें कि हमने डायरेक्ट मटेरियल के लिए वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करना है, ठीक है जी। और इनडायरेक्ट मटेरियल क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में जाता है उसके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है जी, एफओएच कंट्रोल के नाम से जो है वो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल आपको एंट्री में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब कर रहे होंगे तो आपको सब पता चल जाएगा ये कि क्या आपके पास काम है, कितनी अमाउंट दी हुई है वहां पे सवाल में, और इन दोनों का टोटल जो होगा उससे आप क्या करेंगे, मटेरियल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। इसकी नरेशन भी क्या बन जाएगी, टू रिकॉर्ड द रिक्विजिशन फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। क्लियर हो गई बात?
तो यहाँ आपके पास क्या हो गया कि मटेरियल आपके पास जो है वो प्रोडक्शन में जाएगा, ठीक है जी। डायरेक्ट के लिए आप वर्क इन प्रोसेस को यूज करेंगे और इनडायरेक्ट के लिए आप एफओएच कंट्रोल को यूज करेंगे, ठीक है। मटेरियल के साथ साथ आपके पास क्या होगा, मटेरियल के साथ साथ जब उस प्रोडक्ट के ऊपर पर्टिकुलर जॉब के ऊपर काम हो रहा होगा तो उस पर्टिकुलर काम करने वाले भी जो है वो भी तो रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है जी। तो फिर हम अपनी प्रोडक्शन के अंदर जो है वो दूसरी एंट्री जो है वो लेबर की पास करते हैं। अच्छा, जो मटेरियल की आपकी एंट्री होगी उसके अंदर आपको डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल दोनों का अमाउंट अलग अलग भी दिया जा सकता है, ठीक है जी। जैसे कि आपको ट्रांजेक्शन मिलेगी मटेरियल रिक्विजिशन फॉर प्रोडक्शन डायरेक्ट 80,000, इनडायरेक्ट 20,000, एग्जांपल के तौर पर, ठीक है जी। या आपको नरेशन ऐसे भी मिल सकती है कि मटेरियल रिक्विजिशन फॉर प्रोडक्शन दैट इज 1 लाख इंक्लूडिंग 80,000 डायरेक्ट। तो अब आपके पास क्या होगा कि या तो टोटल रिक्विजिशन बता देगा आपको और उसमें से बता देगा कि आपका जो है वो डायरेक्ट कितना है और इनडायरेक्ट कितना है, ठीक है जी। या डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अमाउंट सेपरेट दे देगा तो आप उसका टोटल कर लेंगे अलग अलग लिखकर। ये आप ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद एनालाइज करेंगे कि कौन सी अमाउंट यहाँ पे आपको गिवन है। सेम एज इसी तरीके से जब हम जाते हैं किसके ऊपर, हम अपने लेबर पे जाते हैं। लेबर भी हमारे पास दो टाइप्स की थी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जो है वो आपका वर्किंग प्रोसेस का पार्ट बनती है जाके, ठीक है जी। और जो इनडायरेक्ट लेबर होती है, ठीक है जी, जैसा आपको मैंने बताया था कि अगर अभी हम फर्नीचर वाली एग्जांपल को कोट कर रहे हैं तो इसके अंदर जो कारपेंटर है वो आपका क्या है, डायरेक्ट लेबर बन जाएगा, ठीक है। और साथ में उसके साथ जो उनका हेल्पर होगा, ठीक है, जिनको चीजें प्रोवाइड कर रहा होगा वो आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट लेबर बन जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपके पास कि जो डायरेक्ट लेबर होगा आपका that will become the work in process रिकॉर्डिंग के लिए, उसके लिए हम वर्क इन प्रोसेस को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके पास क्या होगा, जो इनडायरेक्ट लेबर था उसके लिए हम जो हेड इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा आपका एफओएच कंट्रोल, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में चल जाता है, वो आपका फैक्ट्री के खर्चों में चल जाता है, ठीक है। और जो आपकी लेबर की अमाउंट बनेगी, ठीक है जी, वो कहलाएगी क्या, उसको हम क्रेडिट करेंगे किससे, एक्रूड पेरोल से। एक्रूड पेरोल का मतलब क्या है कि ये वो अमाउंट है जो आपकी पेमेंट्स जो है वो करनी है आपको अपने लेबर को, ठीक है जी। अच्छा, इसी के बाद क्या होगा आपके पास, अगर इसकी पेमेंट की एंट्री बनानी है एक्रूड पेरोल से जो है वो हमने पे कर दिया। अभी ये एक्रूड पेरोल का मतलब क्या है कि हमने लेबर की अमाउंट को रिकॉर्ड किया, ठीक है जी। डायरेक्ट लेबर फॉर प्रोडक्शन अमाउंट दी हुई होगी एंड इनडायरेक्ट लेबर फॉर प्रोडक्शन उसकी भी अमाउंट दी हुई होगी। तो हम दोनों की अमाउंट यहाँ पे नोट कर कर क्या करेंगे, एक्रूड पेरोल से उसको क्रिएट कर देंगे। और अगर आपको वहां पे कहा जाए कि आपने इसकी लेबर की पेमेंट्स जो है वो आपने क्लियर कर दी है, तो फिर आप नेक्स्ट एंट्री के अंदर जो है वो एक्रूड पेरोल को डेबिट और कैश पेमेंट्स जो है वो कैश जो है आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपके पास चीज यहाँ पे मेंशन करी है वो हमने क्या किया है, एफओएच कंट्रोल डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। दो ट्रांजैक्शंस तो हमने पहले कर ली, मटेरियल की ट्रांजैक्शन कर ली, ठीक है जी, और आपकी लेबर की ट्रांजैक्शन कर ली। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आपके पास क्या है, वर्क इन प्रोसेस में जाता है। एफओएच कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं उसके लिए हम हेड इस्तेमाल करते हैं एफओएच कंट्रोल। जो भी फैक्ट्री के खर्चे या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते हैं उनके लिए हम एफओएच कंट्रोल का नाम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास कि यहाँ आपको याद रखना है कि फैक्ट्री का कोई भी खर्चा होता है तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर जो एंट्रीज पास की जाती हैं उसको उन खर्चों को उनके नाम से रिकॉर्ड नहीं किया जाता। वो तमाम खर्चे जो होते हैं वो एफओएच कंट्रोल के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। तो तमाम फैक्ट्री के छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं उन सबको अलग अलग नाम से रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उन सबको आप क्या करते हैं, एफओएच कंट्रोल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं और उसकी नरेशन में जो है उस खर्चे का नाम मेंशन करते हैं। फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं, फैक्ट्री की यूटिलिटीज है, फैक्ट्री के गैस है, फैक्ट्री का जो है वो हीट लाइट पावर है, फैक्ट्री के अंदर जो है वो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी, या फैक्ट्री के अंदर कोई फॉरमैन काम कर रहा है। ये तमाम जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो तमाम फैक्ट्री के खर्चे जो होते हैं वो एफओएच कंट्रोल के नाम से रिकॉर्ड किए जाएंगे और इनकी नरेशन के अंदर जो है उन खर्चों का जिक्र किया जाएगा। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है जी। वो कैश पे भी हो सकते हैं वो खर्चे और वो खर्चे जो है वो क्रेडिट पे भी हो सकते हैं।
यहाँ हमने क्या कर दिया, यहाँ हमने जो है वो एक जनरल एंट्री पास करी जिसमें हमें बताया गया है कि आपके पास जो है वो फैक्ट्री का कोई जो है वो खर्चा हुआ है, ठीक है जी। तो हमने उसको रिकॉर्ड किया कैसे, एफओएच कंट्रोल डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, ठीक है जी। टू रिकॉर्ड अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन अकाउंट, जितने मैंने अभी आपको फैक्ट्री के नाम बताए, ठीक है जी, जो वो फैक्ट्री के नाम, फैक्ट्री के खर्चों के जो नाम बताए हैं, ठीक है जी, जो फैक्ट्री यूटिलिटीज हैं, फैक्ट्री सप्लाईज हैं, कोई भी काम अगर आपका फैक्ट्री से रिलेटेड होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम नॉर्मली क्या करेंगे, हम उसके लिए एफओएच कंट्रोल का नाम इस्तेमाल करते हैं। उस खर्चे का नाम जो है वो डायरेक्टली एंट्री में रिकॉर्ड नहीं होता। क्लियर? अगर कैश होगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, अगर अकाउंट पेबल होगा तो अकाउंट पेबल से उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, जो हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट थे, मटेरियल, लेबर, हमने कर दिया। अब यहाँ पे शो हो रहा है आपके पास दोबारा वर्क इन प्रोसेस डेबिट। तो जो अब ये वर्क इन प्रोसेस आ रहा है आपके पास, वो क्या है आपका, वो आपका एफओएच से रिलेटेड है, यानी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड आपका जो है वो वर्क इन प्रोसेस यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। क्योंकि जो आपकी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है वो तीन होते हैं और वो तीनों जाके जो मिलते हैं तो टोटल वर्क इन प्रोसेस बनता है, यानी मटेरियल मिलेगा, लेबर मिलेगी और फैक्ट्री ओवरहेड मिलेगा। तो ये बन जाएगा आपका क्या, वर्क इन प्रोसेस। मटेरियल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। जो लकड़ी है मैंने आपको बताया, जैसे एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं वो फर्नीचर की एग्जांपल है। तो फर्नीचर की एग्जांपल के अंदर हमने कोट किया कि भाई हमें लकड़ी की नीड है और लकड़ी जो होती है वो क्या है, केजी के हिसाब से मिलती है, या अगर आपने देखा हो कि जो अब चीजें बनती हैं उनके लिए जो है वो पहले से कुछ शीट्स आ जाती हैं, जो नॉर्मल शीट्स अवेलेबल होती हैं और उसको कट करके जो है वो आप अपना रिक्वायर्ड जो है वो चीजें जो है वो बना लेते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, उसका काउंट जो है वो तो एग्जैक्ट हो जाएगा ना कि भाई मुझे 10 शीट्स चाहिए, ठीक है जी, या लकड़ी के मुझे 10 जो है वो फाइल्स चाहिए, जिससे जो है वो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, आइडेंटिफाइड है, फिक्स हो जाएगा। लेबर जो है वो भी मुझे पता है कि भाई ये जो काम है इसके अंदर मुझे जो है वो 3 लेबर्स की जरूरत है, तो मैं 3 लेबर्स को हायर करूंगा और मैं वो काम कर लूंगा, यानी आइडेंटिफाइड है। मगर जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते हैं वो आइडेंटिफाइड नहीं होते, जो मैंने अभी आपको जिक्र किया जिसका कि जो आपके फैक्ट्री के खर्चे हैं वो क्या होंगे आपके, वो फैक्ट्री के खर्चे जो होते हैं वो आपके आइडेंटिफाइड नहीं होते। कभी जो है वो कोई सप्लाईज की नीड पड़ जाती है, ठीक है जी, कभी जो है वो फ्यूल की नीड पड़ जाती है। ये छोटे छोटे खर्चे हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे आप अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि फर्नीचर बन रहा है तो उसके अंदर जो कीलें लग रही हैं, ठीक है जी, वो इनडायरेक्ट मटेरियल का पार्ट बनती है और वो कीलें जो है वो आप काउंट नहीं कर सकते ना कि ये जो हम जॉब आपको पर्टिकुलर दे रहे हैं उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ जो है वो नेल्स जो है वो इस्तेमाल होगी, कितनी कीलें वहां पे इस्तेमाल होगी। तो क्या होगा आपके पास के ये वो चीजें हैं कि जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जब हम जिस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो हम उसके लिए एक्चुअल अमाउंट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जब हम अपनी ये रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं तो इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड को एक्चुअल अमाउंट से रिकॉर्ड नहीं करते। प्रोडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एफओएच को अप्लाइड कर लेते हैं, यानी एस्टिमेट कर लेते हैं। अब वो एस्टिमेशन जो होती है वो उसका रिलेशनशिप मटेरियल की बेस पे भी बन सकता है, लेबर की बेसिस पे भी बन सकता है, या किसी भी बेस पे बन सकता है। जो नॉर्मल कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो रिलेशनशिप आपका बनता है फैक्ट्री ओवर एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड का, वो बनता है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर। लेबर के साथ क्या करते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को देखते हुए हम एफओएच का एक रिलेशनशिप बना लेते हैं कि हमारा लेबर पे जितना भी खर्चा हो रहा है, ठीक है जी, उसका 80% जो है वो हमारा एफओएच होगा। ये पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए हम क्या करते हैं, लेबर और एफओएच के दरमियान एक रिलेशनशिप बना लेते हैं कि जितनी हमारी लेबर का खर्चा होगा उसके हिसाब से हमारा एफओएच जो है वो 80% होगा। मगर ये जो 80% है वो एस्टिमेटेड होता है, वो एक्चुअल नहीं होता। तो हम जब जनरल रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, जनरल रिकॉर्डिंग में एफओएच को पहले एस्टिमेटेड रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है जी, और उसके लिए जो हम एंट्री पास करते हैं वो क्या होती है, दैट इज वर्क इन प्रोसेस होता है आपका डेबिट, ठीक है जी, और अप्लाइड एफओएच जो होता है वो क्रेडिट होता है।
यानी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम पहले से ही जो है उसके एक अमाउंट को अज्यूम करके सोच लेते हैं कि इतना खर्चा हमारा जो है वो एफओएच में होगा, और एक्चुअल खर्चे हम अपने जो होते हैं उस काम के साथ साथ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे मटेरियल के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल एफओएच कंट्रोल में रिकॉर्ड किया गया। वो एफओएच कंट्रोल का मतलब क्या है कि वो एक्चुअल एफओएच है, ठीक है जी। फिर लेबर की एंट्री के अंदर फिर आपने क्या किया, एफओएच कंट्रोल की एंट्री बनाई इनडायरेक्ट लेबर रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है जी। फिर अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो भी आपने एंट्री यहाँ पे देखी उसके अंदर भी एफओएच कंट्रोल आ रहा था। और हो सकता है कि इस वर्क इन प्रोसेस और अप्लाइड एफओएच की एंट्री के बाद भी हमारे पास जो है वो एफओएच कंट्रोल आ रहा हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम काम जब स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब हम रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम जो है वो एस्टिमेट कर लेते हैं अपना एफओएच। देन उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, तमाम एफओएच को रिकॉर्ड करते जाते हैं और आखिर में जाके इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग की जो है 3 मेन एंट्रीज हो गई। एक वर्क इन प्रोसेस मटेरियल की वजह से डेबिट हुआ, एक वर्क इन प्रोसेस जो है वो हमारा लेबर की वजह से जो है वो डेबिट हुआ, और एक वर्क इन प्रोसेस हमारा जो है वो एफओएच की वजह से डेबिट हुआ। ये बन जाती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग की एंट्रीज। देन उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये अप्लाइड एफओएच को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया क्या, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री की मशीन की डेप्रिसिएशन। अब आप देखें कि हम जब कोई भी जॉब को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके अंदर मशीन इस्तेमाल हो रही है, तो मशीन जब इस्तेमाल होगी तो उसके अंदर जो जितनी उसकी डेप्रिसिएशन है, अब हम उसको उसकी कॉस्टिंग निकालते हुए जब हम उसकी कॉस्टिंग करोगे तो उस वक्त हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हम इसलिए क्या करते हैं, हमने अप्लाइड एफओएच करके एक सम कर लिया, अब सोच लिया कि इतना हमारा एफओएच होगा, और फिर जब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे तो हम ग्रेजुअली तमाम एफओएच को रिकॉर्ड करते हुए जाएंगे और उसको आखिर में जाके एडजस्ट करेंगे, ठीक है जी। अब क्या आ गया हमारे पास, 7 ट्रांजेक्शन के अंदर हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करी है फैक्ट्री मशीन की डेप्रिसिएशन। तो लास्ट से लास्ट ट्रांजेक्शन के अंदर मैंने बताया था कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता है वो किसके नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, वो एफओएच कंट्रोल के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। और वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये जो वो फैक्ट्री का खर्चा है, उसको आप नरेशन में मेंशन कर रहे हैं। तो देखें, आप नॉर्मली आप डेप्रिसिएशन का जो सवाल करते हैं, डेप्रिसिएशन की जो एंट्री पास करते हैं, उसके अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जगह पे एफओएच कंट्रोल डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट जो होगा उसका क्या होगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। क्रेडिट के अंदर कोई चक्कर नहीं है, जो खर्चा है वो एफओएच कंट्रोल के नाम से आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है जी। एफओएच कंट्रोल के नाम से आपने रिकॉर्ड कर लिया और मेंशन कर दिया आपने इसकी नरेशन के अंदर कि ये खर्चा जो है वो कहाँ से आ रहा है, ये फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन जो है, और फैक्ट्री मशीन की जो डेप्रिसिएशन है उसका खर्चा है, उसका जो है वो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप मूव करते हैं, देखें फिर नेक्स्ट भी आपके पास क्या है कि फैक्ट्री का खर्चा हुआ, ठीक है जी, और उसकी पेमेंट हो गई कैश में। तो मैंने इसकी एंट्री बनाई एफओएच कंट्रोल डेबिट और कैश क्रेडिट। और वो खर्चा क्या हो सकता है, देखिए जी, टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ फॉरमैन सैलरी। फॉरमैन सैलरी यानी जो आपका फैक्ट्री के अंदर एक इंचार्ज लेवल के ऊपर जो काम कर रहा होता है, जो चीजों को देख रहा होता है, दैट इज कॉल्ड द फॉरमैन, ठीक है जी। या फैक्ट्री की इंश्योरेंस हो गई, या फैक्ट्री का फ्यूल हो गया, ऐसी कोई भी अगर आपको ट्रांजैक्शन पेपर में नजर आएगी या आपके पास क्वेश्चन में नजर आएगी, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एफओएच कंट्रोल से उसको डेबिट करेंगे। अगर कैश पे होगा तो कैश क्रेडिट कर देंगे, और अगर क्रेडिट पे होगा तो आप क्रेडिट से उसको क्या कर देंगे, अकाउंट पेबल से उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। और उसके साथ साथ क्या करेंगे, आप उसकी खर्चे के नाम को अपने नरेशन के अंदर मेंशन कर देंगे। क्लियर हो गई बात ये। देन फिर आप मूव करते हैं किसकी तरफ, क्योंकि वो 3 जो आपने वर्क इन प्रोसेस डेबिट किए थे, एक मटेरियल, एक लेबर और एक एफओएच से, तो उससे पता चलेगा आपका कि आपका कितना माल जो है वो आपका तैयार हो चुका है। तो आपके सवाल के अंदर एक ट्रांजैक्शन दी हुई होगी कि आपने जो है वो इतना माल जो है वो रेडी कर लिया, ठीक है जी, या आपने 3 लाख का माल या 2 लाख का माल आपने जो है वो रेडी कर लिया। तो जो रेडी कर लिया है तो वो वर्क इन प्रोसेस से क्या किया जाएगा, वो वर्क इन प्रोसेस से शिफ्ट हो जाएगा किसमें, फिनिश गुड्स के अंदर। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, फिनिश गुड्स डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री क्या थी, मटेरियल वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट। मटेरियल के लिए वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड एक्रूड पेरोल क्रेडिट, लेबर के लिए वर्क इन प्रोसेस डेबिट, अप्लाइड एफओएच क्रेडिट, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए।
ये थी मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री। जब चीजें तैयार हो जाएंगी, जितनी चीजें तैयार हो जाएंगी तो वो कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की एंट्री क्या हो जाएगी, फिनिश्ड गुड्स डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। फिनिश्ड गुड्स डेबिट का मतलब वो चीजें जो तैयार हो गई हैं, ठीक है जी, तो वो वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट से शिफ्ट कर देंगी, तो वर्क इन प्रोसेस जो हुआ क्रेडिट हो जाएगा, तो वहां से मूव कर देंगी किसमें, फिनिश्ड गुड्स के अंदर। क्लियर। देन उसके बाद फिर क्या होगा आपके पास, जो आपका माल फिनिश गुड्स में चला जाएगा, यानी वो तो तैयार माल है, फिर आपको वो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देगा कि इतना तैयार माल जो है वो बिक गया, यानी आपने तैयार किया माल 2 लाख रुपए का, और उसमें आपको उसने कहा कि 1,50,000 का, यानी 1.5 लाख का माल जो है वो आपने बेच दिया। ठीक है जी, 1.5 लाख की कॉस्ट वाला माल जो है वो आपने बेच दिया। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उस फिनिश गुड्स में से उस 1.5 लाख के अमाउंट को लेस करेंगे, क्योंकि वो अमाउंट, वो वाला जो गुड्स थे वो सारे बिक गए थे, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वो शो करेगा कि ये माल हमने जो है वो यहाँ से अपने पास से बेच दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। फिनिश गुड्स क्रेडिट का मतलब क्या है कि वो आपकी अब फिनिश गुड स्टोर से भी माल चला गया, वो माल आपका बिक गया, और उसके लिए हम जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देंगे। अब 1.5 लाख का जो माल था आपका, वो तो कॉस्ट थी 1.5 लाख उसकी, तो जरूरी तो नहीं कि 1.5 लाख का ही बिका हो सकता है कि वो 1,60,000 का बिका हो, 1,70,000 का बिका हो, या 1,80,000 का बिका हो। तो जिस अमाउंट से आपने सेल करी होगी, तो उसके से आप क्या करेंगे, सेल की एंट्री बनाएंगे, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। क्लियर हुई बात। ये तो आपकी जनरल एंट्री है, ये आपने पहले भी बनाई हुई है। सेल्स की एंट्री जो है वो जो क्रेडिट सेल्स की एंट्री है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपके पास, जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके पास, जो आपके, क्योंकि जब आपकी फैक्ट्री होती है तो फैक्ट्री के साथ ऑफिस भी तो होते हैं, ऑफिस वाले भी तो होते हैं, फैक्ट्री कहीं और होती है, उसका ऑफिस कहीं और होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, तो उसकी कुछ ऑफिस के भी तो एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी मार्केटिंग के, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है जी, सेलिंग एक्सपेंसेस है, कोई भी एक्सपेंसेस है, वो क्या है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या तो आपको पर्टिकुलर नाम से लिख कर देगा, उसको उसके नाम से। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस में और एफओएच के एक्सपेंसेस जो है, यानी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस में फर्क है। तो आपके पास क्या होगा कि जो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, यानी जो सेलिंग साइड वाले एक्सपेंसेस हैं, उसको उनके नाम से ही रिकॉर्ड किया था। फैक्ट्री के खर्चों को एफओएच कंट्रोल से रिकॉर्ड करते हैं आप, मगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से ही लिखा जाएगा। ठीक है जी। अब अगर मिसाल के तौर पे सैलरीज हैं, सैलरीज के अंदर जो है वो आधी सैलरी जो है वो फैक्ट्री की है और आधी सैलरी ऑफिस की है, तो जो फैक्ट्री की सैलरीज होंगी उसके लिए आप एफओएच कंट्रोल इस्तेमाल करेंगे, और जो ऑफिस की सैलरीज होंगी उसके लिए आप जो है वो सैलरीज एक्सपेंस का हेड इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गई बात। ये तो ये आ गई आपके पास क्या, ये डिफरेंशिएशन है आपके पास, इसको आपको दिमाग में रखना होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे, जो आपके जो है ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, वो अगर पेमेंट हो रही है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। देन उसके बाद अब हमने जब कंप्लीशन कर ली, तो कंप्लीशन करने के बाद फिर हमने देखा क्या, कंप्लीशन करने के बाद फिर हमने देखा कि तमाम फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हमने रिकॉर्ड कर लिए थे कंट्रोल के अंदर, ठीक है जी, एफएच कंट्रोल, हमारे एक्चुअल फैक्ट्री के खर्चे हुए इस जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर, उसको लाकर हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं अप्लाइड एफओएच के साथ। हमने ऊपर एंट्री बनाई थी वर्क इन प्रोसेस डेबिट अप्लाइड एफओएच क्रेडिट, और तमाम एफओएच कंट्रोल जो थे जहां जहां हमने रिकॉर्ड किए वो सब डेबिट में रिकॉर्ड किए। ठीक है जी, यानी फैक्ट्री के खर्चे जो भी एक्चुअल हो रहे होंगे वो तो डेबिट में रिकॉर्ड हो रहे होंगे, और जो मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री थी उसके अंदर हम एस्टिमेटेड एफओएच क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देते हैं। इन दी एंड आकर हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्लोज करते हैं। अप्लाइड एफओएच क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ था, यहाँ आके डेबिट हो गया, और एफओएच कंट्रोल जो था वो सारे डेबिट में थे, वो यहाँ के क्या हो गए, क्रेडिट हो गया। इन दोनों के डिफरेंस से क्या होगा आपके पास, या तो आप अंडर अप्लाइड एफओएच कर रहे होंगे या आप ओवर अप्लाइड एफओएच पे जा रहे होंगे। ठीक है जी। अब अंडर अप्लाइड एफओएच होगा अगर, यानी ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है जी, या तो आप क्या कर रहे होंगे, अंडर अप्लाई कर रहे होंगे, या आप जो है वो ओवर अप्लाई कर रहे होंगे। अंडर अप्लाई करने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने जो है अपनी वैल्यू, अपनी जो आपने अमाउंट एस्टिमेट करी थी, ठीक है जी, वो कम आपने जो है वो एस्टिमेट करी। अगर हम
कम एस्टिमेट करेंगे एफओएच, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्टीमेटली हमने अपनी कॉस्ट को कम रखा होगा। जब एफओएच कम होगा तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी उसके अंदर भी अमाउंट जो है वो कम गया होगा, ठीक है जी। वो जो फिनिश गुड्स में जो कन्वर्ट हुआ होगा उसमें भी वो अमाउंट कम ही शो हुआ होगा। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी उसमें भी वो उतना अमाउंट जो है वो कम शो हुआ होगा। तो अगर अंडर अप्लाइड एफओएच आपके पास अपीयर होता है तो हम उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम उसके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंक्रीज करेंगे और अंडर अप्लाइड को उसमें लाके क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। अंडर अप्लाइड एफओएच का मतलब क्या है कि आपका जो एस्टिमेशन थी वो कम थी, तो हमारी कॉस्ट भी कम जो है वो रिकॉर्ड हुई होगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब डेबिट होगी यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि वो जो डिफरेंस है उससे हम क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंक्रीज कर देंगे, तो वो अंडर अप्लाइड से क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एडजस्ट हो जाएगी। इन केस अगर हमने ओवर अप्लाई कर दिया, ओवर अप्लाई का मतलब क्या है कि हमारे एक्चुअल खर्चे तो कम हुए हैं, ठीक है जी, बट जो हमने अप्लाई किया था वो उससे ज्यादा अप्लाई कर दिया। जब हम उससे ज्यादा अप्लाई कर देंगे तो ज्यादा अप्लाई करने का मतलब क्या होगा कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो रिफ्लेक्ट कर रही होगी एक्सेस कॉस्ट। तो हम एक्सेस कॉस्ट को क्या करेंगे, ओवर अप्लाइड एफओएच से लाकर एडजस्ट कर देंगे। ओवर अप्लाइड एफओएच जो था वो हमारे पास क्या हुआ था, क्रेडिट में आया था, और एडजस्ट करने के लिए इसको हम करेंगे डेबिट में, तो ये क्लोज हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमारी डेबिट में होती है, वो क्रेडिट में होकर क्या कर देगी, इस डिफरेंस को जो हमारा क्रिएट हुआ हुआ डिफरेंस एक्सेस कॉस्ट का, वो क्या कर देगी, रिड्यूस करके अपने आप को लेवल पे लेकर आ जाएगी, ठीक है जी। ये हो गया आपका अंडर एंड ओवर अप्लाइड एफओएच। ये दोनों जो है वो एक साथ नहीं आ सकते, या तो अंडर होगा या ओवर होगा। तो जो 14 और 15 ट्रांजैक्शन यहाँ पर है, इसमें से भी क्या होगा, कोई एक चीज आपको जो है वो यहाँ पे शो हो रही होगी, क्लियर। देन उसकी तरफ फिर मूव करते हैं हम, किसको, हम अपनी क्लोजिंग को मूव करते हैं। सेल्स की जो रिकॉर्डिंग थी वो हमारी क्या थी, सेल्स की रिकॉर्डिंग हमारी थी क्रेडिट में, वो आ जाएगी डेबिट के अंदर। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉर्मली डेबिट में होता है, उसको एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट बनेगी वो आके क्या हो जाएगी, वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस से हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ये आपने इनकम स्टेटमेंट में जैसे आप बनाते हैं, बस वो इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट के फॉर्म में बन जाती है। इसको आपने जो है वो ट्रांजैक्शंस की फॉर्म में एंट्री से जो है वो कंप्लीट करके बनाना होगा, ठीक है जी। तो ये तमाम जनरल एंट्रीज हैं जो कि आपके पास जो है वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर हम जो है वो यूज करते हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने जो है वो आपको यहाँ पर तमाम एंट्रीज जो है वो यहाँ पे अपने आप को एक्सप्लेन करी, और इसके बाद भी कुछ एंट्रीज जो है वो बन सकती हैं। तो इस सेशन के अंदर हमने जो है वो क्या किया, इस सेशन के अंदर हमने जो है वो आपको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से रिलेटेड जितनी एंट्रीज थी वो सारी एंट्रीज आपको प्रोवाइड करी हैं, ठीक है। ये जो 16 एंट्रीज हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी, ठीक है जी, ये नॉर्मल जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपका क्वेश्चन इन एंट्री से कवर हो जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इन एंट्रीज पे आके जो है वो चीज बात खत्म हो जाए। कुछ एंट्रीज ऐसी भी हो सकती हैं जो यहाँ पे नहीं हो, और आपके पास अगर हो सकता है पेपर में आपको कोई सवाल ऐसा है और उसके अंदर वो ट्रांजैक्शन ऐसी दी हुई हो कि जो इन एंट्रीज से हट कर, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि 1, 2, 3 एंट्रीज कुछ ऐसी आ जाए कि जो यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही, बट वो वहाँ पे आपको नजर आए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बीच में जिक्र किया था, जब मैंने एक्रूड पेरोल लेबर वाली एंट्री आपको बताई, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास लेबर की पेमेंट हो जाएगी तो आप वहां पे क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री के अंदर एक्रूड पेरोल को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो पे हो गया। और अगर वो पे नहीं होगा तो वो एक्रूड पेरोल वाली एंट्री जो है वो वहीं तक रहेगी, ठीक है जी। और दो चीजें यहाँ पे आपको और बता दूं मैं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर जो आती है लेबर के हवाले से। कभी कभी पेपर में आपके पास जो सवाल आता है उसके अंदर वो कहता है कि लेबर असाइन टू प्रोडक्शन, ठीक है जी, और लेबर पेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो लोग अक्सर, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अक्सर क्या होता है, इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो है वो कौन सी लेबर की अमाउंट यहाँ पे लें। तो हमेशा याद रखें कि जब आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की एंट्रीज बना रहे होंगे तो उसमें हमेशा आप लेबर असाइन टू प्रोडक्शन लें, यानी वर्क इन प्रोसेस की जो एंट्री है एक्रूड पेरोल वर्क इन प्रोसेस वाली एंट्री के अंदर हमेशा लेबर असाइन टू प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। और लेबर पेड जितने भी होगी आपकी, जब आप पेमेंट करोगे लेबर को,
उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि एक्रूड पेरोल क्या होगा, फिर डेबिट हो जाएगा, और कैश जो होगा, जो पेमेंट के लिए कैश इस्तेमाल किया होगा, वो क्या होगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपकी पूरी बेसिक्स थी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की, जिसको हमने आज रिव्यू कर लिया है। ठीक है, और इसके ये चीजें मैंने जो है वो आपको क्लास में भी बताई थी। तो जो लोग जिन्होंने ये क्लास मिस कर दी थी, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल हो गया कि उनको एक जो है वो इंट्रोडक्शन मिल गया जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का। और जैसे कि मैंने कुछ टॉपिक्स का नाम लिया था अपने फर्स्ट सेशन के अंदर, तो वो तो टॉपिक पूरे कंप्लीट टॉपिक्स हैं। तो उसमें से हमने एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को पहले सिलेक्ट किया, क्योंकि आप ये कर चुके थे क्लास में, और इसको हम थोड़ा रिव्यू कर लेंगे। तो एक दो क्वेश्चंस का हम जो है वो, ये 3 क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हुए, उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो आपका नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो हम इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, ताकि आप जो है वो क्या कर सकें, ताकि आप जो है वो इसको अच्छे से जो है वो आप उसको प्रिपेयर कर सकें। ये वो सवाल है आपका कि जो आपका पेपर में लाजमी आता है। ठीक है, और एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये इजी क्वेश्चन होता है। बस आपने एंट्रीज याद रखनी है, तो ट्रांजैक्शन पढ़ के आप एंट्रीज पास आउट कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी, तो आसान क्वेश्चन है, इसकी थ्योरी आपको प्रोवाइड कर दी है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टार्टिंग की क्लासेस मिस करी मेरी, और ये वाला टॉपिक मिस किया था, इसकी बिगनिंग मिस करी थी, तो उनके लिए जो है ये काफी इम्प्रूव हो जाएगा उनका ही काम। और जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है, तो वो इसको ओवरव्यू कर सकते हैं, ताकि वो अपने जो है इसकी प्रैक्टिस को जो है वो बहाल कर सकें, और अच्छे से जो है वो इस क्वेश्चन को रेडी कर लें अपने फाइनल पेपर्स के लिए, क्योंकि ये सवाल आपका पेपर में जो है वो आता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चंस को जो है वो हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और इस टॉपिक को फिर जो है वो अपने कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।